नमस्कार, बहुत स्वागत है इंडिया लीगल में आपका। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज का जो मसला है वो बेहद अहम है, क्योंकि ये केवल एक कानूनी मसला नहीं है बल्कि बेहद संवेदनशील मसला है, जिसमें दो देशों के संबंध भी दांव पर लगे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव को, जिसे पाकिस्तान की आर्म्स कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। कुलभूषण जाधव को बगैर पुख्ता सबूत बंद दरवाजों के पीछे सेना के जनरलों ने मौत का फरमान सुना दिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पाकिस्तान की इस हरकत का कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाए। विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि अगर जाधव को फांसी होती है तो भारत इसे सोचा समझा कत्ल मानेगा। लेकिन ये सवाल बरकरार है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे जाधव की जान बच सके। आज इंडिया लीगल में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की फौजी अदालत में फांसी की सजा सुनाए जाने के आदेश ने दोनों देशों के रिश्तों में तलखी बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि जाधव भारतीय जासूस हैं। भारत ने कुलभूषण जाधव को फांसी दिए जाने का विरोध किया है और कहा है कि वह जाधव को पाकिस्तान से लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। संसद में भी इस मुद्दे पर सभी दलों ने सरकार से पुरजोर कोशिश करने की मांग की है। भारत ने दो टूक कहा है कि अगर जाधव को फांसी दी जाती है तो भारत इसे हत्या की कार्रवाई मानेगा और इस पूरे मसले में तमाम कानूनी राहों को भी भारत तलाश रहा है। अभी कुलभूषण जाधव के मसले पर क्या स्थिति है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हमेशा भारत को बदनाम करने की फिराक में लगी रहती हैं। इसी साजिश का नमूना है कुलभूषण जाधव। पूर्व नौसेना अधिकारी ईरान में अपना कारोबार कर रहे कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी ईरान से अगवा कर ले गए और फिर उन्हें फौजी कोर्ट में फांसी की सजा सुना दी। पाकिस्तान का हाल कितना बेहाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फांसी की सजा की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तक को नहीं थी। फांसी की सजा का ऐलान भारत के लिए भी एक बुरे सपने की तरह एकाएक सामने आया। खबर आते ही देश की संसद में सरकार से गुहार लगाई गई। सबने एक सुर में कहा कि किसी भी कीमत पर जाधव को बचाना है। सर, ये पूरे देश, सरकार और विपक्ष का नहीं है, पूरे भारत का मसला है कि कुलभूषण जाधव जी को जिस तरह से एक सोची समझी स्कीम के तहत इसमें फंसाया गया है, हिंदुस्तान को नीचे दिखाने के लिए और पूरी दुनिया में हमारी छवि को खराब करने के लिए। हुकूमत को बहुत सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा और पूरी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तानी शहरी की सबसे पहली जान बचाई जाए। क्या ये सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बाइज्जत शहरी है और इसकी जान बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जाधव का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। कुलभूषण जाधव को बगैर पुख्ता सबूत बंद दरवाजों के पीछे सेना के जनरलों ने मौत का फरमान सुना दिया। कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान में भारत की खुफिया संस्था रॉ के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने संसद और देश को भरोसा दिलाया कि कुलभूषण को न्याय दिलवाने के सारे उपाय किए जाएंगे। पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। हम लोग बिल्कुल संपर्क में है। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि यह जो फांसी की सजा जो सुनाई गई है, सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। पिछले एक साल में भारत पाकिस्तान से दर्जनों बार अपील कर चुका है, लेकिन सभी अंतर्राष्ट्रीय रिवायतों को दरकिनार करते हुए कुलभूषण जाधव को भारतीय दूतावास अधिकारियों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा से ये कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में 13 बार लिखित में कुलभूषण जाधव का कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। आज तक इसका कोई जवाब मिला है, ना कॉन्सुलर एक्सेस मिली है। हमने ये कहा है कि यह भारतीय नागरिक है और इंटरनेशनल लॉ के तहत
हमें कॉन्सुलर एक्सेस मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने इस मामले में किस तरह से काम किया, ये इससे ही साफ है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने पिछले साल पाकिस्तानी सीनेट को बताया था कि जाधव के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए सरकार इस मसले पर डॉजर को पूरा नहीं कर पा रही। यही नहीं, पाकिस्तान में ईरान के राजदूत भी इस दावे को 100% झूठ बता चुके हैं कि जाधव रॉ के जासूस थे। जहां तक भारत के सामने विकल्पों का सवाल है तो भारत इस मामले को हेग की अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में उठा सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ आपसी रिश्तों को अंतर्राष्ट्रीय दखल से दूर रखने की भारतीय नीति से मेल नहीं खाएगा, इसलिए इसकी उम्मीद कम है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान कैदियों की अदला बदली करते रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ सरकार अगर इस बात के लिए राजी हो भी जाए तो पाकिस्तानी सेना शायद ही तैयार हो। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोर्ट मार्शल के जरिए सजायाफ्ता मुजरिम सिविल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कुलभूषण जाधव के पास ये विकल्प खुला है, भारत भी इसके लिए वकील मुहैया करवा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो कुछ मसले ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों का संगम हो जाते हैं, वो राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या फिर उसके कानूनी पहलू हैं। कुलभूषण जाधव का मसला कुछ ऐसा ही मसला है जिसमें बहुत कुछ मिला जुला सा है और इसका असर भी बहुत ज़्यादा समय तक पड़ेगा, दो देशों के संबंध में भी और कानून की दुनिया पर भी। इसीलिए हमने इस मुद्दे को इस बार चर्चा में शामिल किया है इंडिया लीगल में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र शरण जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय जी हमारे साथ हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रुपिंदर सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर साहब, पाकिस्तान में मुकदमा करने की तैयारी में जुटे एडवोकेट भीम सिंह, और पाकिस्तान में भगत सिंह की शहादत का मुकदमा लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नफीस सिद्दीकी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट आईबी सिंह। साथ ही हमने इस मुद्दे पर राय जानी है वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा साहब की भी, और इसके अलावा हम कुछ मेहमानों को जोड़ेंगे पाकिस्तान से भी, और पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, खासकर इस मसले पर। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और अमरेंद्र जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से कुलभूषण जाधव का मामला हमारे सामने आया है, किस तरह से आप लेंगे कानूनी पहलू के तौर पर इसे देखें तो? देखिए, इसमें कानून के हर एक फैसेट का उल्लंघन हुआ है, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई तो है ही नहीं जी। एक आदमी को ईरान से अगवा करके लाया जाता है, उसके सामने फौजी अदालत में केस चलाया जाता है, उसके खिलाफ क्या साक्ष्य हैं किसी को मालूम नहीं, उसको बेस्ट फ्रेंड मुहैया नहीं कराया जाता, जो साक्ष्य आता है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का उसको मौका खुद दिया जाता है, वो क्या खुद करेगा? जो आदमी लॉ नहीं जानता है वो क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा? चार्जेस क्या हैं वो अभी तक हम लोग को नहीं पता, चार्जशीट क्या है, गवाही क्या है, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए अपील भी कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? इसे केस ऑफ टोटल मिसट्रायल एंड एज राइटली सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट्स ए केस ऑफ मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर गिवन द विनियर ऑफ जुडिशियल कवरिंग। इसमें कुछ हमको कानूनी तथ्य तो नजर आता ही नहीं है। बिल्कुल। जो कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया होती है, कोर्ट मार्शल के प्रक्रिया में भी बेस्ट फ्रेंड दिया जाता है, उसमें भी डिफेंस का मौका दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ प्रतीत नहीं पड़ होता है। इसलिए हमको, मेरा तो ये मानना है कि इसमें कोई कानूनी पहलू सच नहीं है और ये इसे केस ऑफ ए मिसट्रायल, इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। प्रदीप जी, आप जिस तरह से बात ये हो रही है कि बार बार पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने जो कुछ भी किया है अपने संविधान के दायरे में रहकर किया है, और लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसका भी पालन इस पूरे मसले पर नहीं हुआ है। ऐसे में क्या समझते हैं कि कितना मजबूत है भारत का जो ये पूरा स्टैंड है कुलभूषण जाधव के प्रति? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जो पाकिस्तान की कोर्ट है वो भारत के कोर्ट की तरह नहीं है। वहां पर आर्मी डेमोक्रेसी से ऊपर है। अगर वहां की सेना चाहे तो प्रधानमंत्री वहां का 10 दिन से ज्यादा कुर्सी पर बैठ नहीं सकता। और ये देखिए कि इमरान खान का भी जब विद्रोह हुआ था, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे,
तो पूरी की पूरी जो सरकार थी वो सेनाध्यक्ष के पैरों पे सर रख के बैठी हुई थी। एक तो एक बात है। दूसरा है कि भारत के अंदर से अगर कोई मुस्लिम तहरीक भी जाते हैं, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया के दो जो सूफी लोग हैं वो गए थे वहां पे, उनको पकड़ के बंद कर लिया और उनको बोला कि आप जासूसी कर रहे हैं। 5 दिन तक उनको कैद रखा और जगह जगह उनको घुमाते रहे उन न्यूज़पेपर्स की खबर के आधार पे। बाद में जब पता किया उन्होंने और यहां से पता लगा कि नहीं वो तो भारत के लोग हैं और ये तो इमाम है, ये वहां पे जाकर के लोग वो काम कराते हैं, निजामुद्दीन औलिया में जो जियारत का काम होता है वो करते हैं, तब उनको छोड़ा गया और भारत के विदेश मंत्री के दखल के बाद, नहीं तो शायद वो वहां पे पड़े रहते। बात इतनी नहीं है, आप ये देखिए कि आप किस तरह से वहां के उल्लंघन का कोई दायरा नहीं है। भारत सरकार को तुरंत एक एडवाइजरी इशू करनी चाहिए कि कोई भी भारत का नागरिक पाकिस्तान के अंदर नहीं जाए किसी भी तरह से, क्योंकि वहां पर अगर आपके 2 मौलाना जो कि जियारत करते हैं निजामुद्दीन औलिया में, वो सेफ नहीं है, उनको आप जासूस बता के पकड़ रहे हो, तो कोई आदमी अगर ये काम नहीं भी करता हो और मौलाना नहीं हो तो ये तो और भी बड़ा आधार है कि वो तो जासूस बन के ही गया है। तो पहला काम तो भारत सरकार को ये करना चाहिए कि तुरंत एक एडवाइजरी इशू करें कि कोई भी भारतीय नागरिक पाकिस्तान के दौरे पे नहीं जाए। दूसरा, वहां की सेना के आगे वहां की न्यायपालिका की कोई हैसियत नहीं है, वो तो बिल्कुल जो सेना चाहेगी वही न्यायपालिका करेगी। देखिए कुछ दिन पहले एक टेप भी आया था जहां पर जो चीफ जस्टिस वहां के थे वो बात कर रहे हैं अपनी पत्नी से और ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बताया है और उससे भी अधिक सेनाध्यक्ष ने उनको बोला है, तो उनको तो वही करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है और मैं बहुत परेशान हूं। और फिर अगले दिन उनकी वाइफ बात करती है किसी और से और वो कहती है बाथरूम में फिसल के गिर भी गया, उनको चोट भी आ गई, फिर भी उनको जाना पड़ा है और ये काम करके ही आएंगे। तो अगर वहां की जुडिशरी की ये हालत है कि सेना के आगे नतमस्तक है, वहां की सरकार नतमस्तक है, और फिर आप जब भारत के खिलाफ एक माहौल चला रहे हैं, आज आपके पास चूंकि भारत ने उनको एक्सपोज किया है, कश्मीर में एक्सपोज किया है, राजस्थान के बॉर्डर पे एक्सपोज किया है, और दुनिया में जहां कहीं भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलता है वहां उसको दबाया जाता है, स्नप किया जाता है। लोग बोलते हैं कि बकवास मत करिए आप। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के पास कुछ न कुछ चाहिए था जिससे कि वो दर्शाएं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है और भारत का कोई शामिल है। जबकि आप उसको, जैसा कि सरन साहब ने बताया, सूर्य साहब भी इसको बताएंगे कि आप उसको फेयर ट्रायल नहीं दे रहे हैं, आप उस आदमी को कोई आप मौका नहीं दे रहे हैं, भारत को काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये मानते हो कि वो भारत के राका एजेंट है, इट मींस ही वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आप उसको तो भारत सरकार से प्रोटेस्ट दर्ज करो। आप भारत सरकार से तो बात ही नहीं करने दे रहे हो। आपने क्या बयान दर्ज किया है, क्या चार्जशीट की है, क्या लिखा है आपने, ये तो किसी को मालूम नहीं है। कम से कम हमारे यहाँ तो अजमल कसाब का ट्रायल भी पब्लिक में हो रहा था और हमने उसको ट्रायल कराया, हमारे यहाँ से अमाइकस नियुक्त हुए वहां पे और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि सारा कुछ वीडियो पे उपलब्ध था। हमारे इतने लोगों की जान गई। इसके बावजूद वहां की सरकार ये काम कर सकती है, लेकिन वहां की सरकार अब जो भी करेगी ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात हो गई। आप देखिए आए दिन वो फायरिंग करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि भारत के सहनशीलता का एक स्तर है और भारत इसको सहेगा, बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर भारत मान लीजिए बर्दाश्त करना बंद कर दे, बात अरबी एक जाधव की नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं, कितने मासूम है जो उनकी तरफ से भी जाएंगे और यहां से भी जा सकते हैं। इसलिए उनको समझदारी का परिचय देना चाहिए और किसी के खिलाफ आरोप गढ़ने के बजाय आप न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए और सही तरह से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करने की कोशिश करनी चाहिए। और कम से कम बातचीत का जो दायरा है, आपको ध्यान है राष्ट्रीय जी, जब हम लोग दुबई में थे जनरल परवेज मुशर्रफ से बात हुई थी। बिल्कुल। और परवेज मुशर्रफ से ने उस समय अकेले आपसे कहा था कि हम जाने वाले हैं, हम सब लोग वहां पे थे, करीब 20-25 लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे पाकिस्तान और मुझे भी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जनरल रह चुका हूं वहां पे कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे, और कोर्ट में भी इतनी हिम्मत नहीं है, और जब कोर्ट ये काम करेगी तब वो सेना हम देख लेगी उसको। और जनरल परवेज मुशर्रफ वहां पे गए, ये अलग बात है कि चुनाव हार गए, डेमोक्रेसी में उनके पास जनाधार नहीं था उस तरह का, लेकिन उनका वो जो बयान है वो अपने आप में दर्शाता है कि रिटायर्ड जनरल भी वहां के किसी बड़े मंत्री से और प्रधानमंत्री से ज्यादा मजबूत है। जी। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की अदालतों को कंगारू कोर्ट कहा जाता है। और अपने दर्शकों के लिए एक बार जरूर वो टाइमलाइन मैं बताना चाहूंगी कि आखिर कुलभूषण जाधव मामले में हुआ क्या था। 10 अप्रैल को ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उसमें ये बता दिया कि कुलभूषण जाधव नाम का एक स्पाई तथाकथित रूप से वो हमने उसे पकड़ा है और उसका FGCM में हमने केस चलाया और हमने उसको मौत की सजा सुना दी है। क्या ट्रायल हुआ, कहां से उठाया गया कुलभूषण जाधव को, किस बात पे उठाया गया, किस आधार पे उन्हें जासूस करार दिया गया, ये सब कुछ नहीं बताया गया। और इसके लिए जब पाकिस्तान पर दबाव पड़ा तो पाकिस्तान ने यह स्पष्ट किया कि हमारे सेक्शन 59 ऑफ पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत हमने कार्रवाई की है और इस एक्ट के तहत हमें पूरा अधिकार हासिल है कि हम
ऐसे किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं और उसका ट्रायल कोर्ट मार्शल हम कर सकते हैं, ट्रायल हम मिलिट्री कोर्ट में, सेना की अदालत में चला सकते हैं और उसे इस तरह की सजा सुना सकते हैं यहाँ पर। और ये सेक्शन 59 जो है पाकिस्तान के आर्मी एक्ट का, वो है सिविल ऑफेंस का। अब आप समझ सकते हैं कि सिविल ऑफेंस जैसी चीज जो है, यानी कि कल को आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं गाना गा रहे हो, इस आधार पर भी पाकिस्तानी आर्मी आपको उठा सकती है और आपको कुछ भी करार देके आपको मौत की सजा सुना सकती है। आप समझ सकते हैं कि वहां न्याय की क्या व्यवस्था है। सूरी साहब, न्याय की अव्यवस्था तो इतनी ज्यादा हमने देख ली इस मसले में कि कुलभूषण जाधव के मसले में जब वकील देने की बात आई है तो वहां के बार एसोसिएशन ने यह स्पष्ट किया है कि इन्हें कोई भी वकील नहीं दिया जाएगा और यदि किसी वकील ने यह कोशिश की, उनकी वकालत करने की कोशिश की, तो उसका लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया जाएगा। आप एक वकील के तौर पर, एक बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर किस तरह से लेंगे इस खबर को? लीगल रिप्रेजेंटेशन एक एक्यूज का फंडामेंटल राइट है जी। आपने ठीक फरमाया, कैंगरू कोर्ट। कैंगरू कोर्ट का मतलब होता है कि फैसला पहले सोच लिया जाता है और उसको जुडिशियल प्रोप्राइटरी दिखाने के लिए मोशंस में आप चलते हैं कुछ दिखाने के लिए जी। हमारे यहाँ पे जितने भी ट्रायल्स हुए हैं हर एक में लॉयर हमारी तरफ से पेश किया गया है। कसाब साहब के केस में जहाँ की ओपन एंड शट केस था, मिस्टर राजू रामाचंद्रन को अपॉइंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा उनको सपोर्ट दिया। बल्कि प्रश्न कई बार हमारा साधारण नागरिक पूछ रहा था, अरे भाई ये क्या ड्रामा कर रहे हो, जब मालूम है कि इसने किया तो इतनी देर खींचने का क्या मतलब है जी। इस केस में बड़ी अजीब सी बात है कि कुलभूषण यादव साहब अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ पाए जाते। अब अगर कोई स्पाई है तो इंडियन पासपोर्ट लेके क्यों जाएगा? इनके अगेंस्ट सिर्फ 7 एक्टिविटीज बोली गई हैं और 7 एक्टिविटीज इस नेचर की हैं, जैसे कि मसलन के तौर पे IEDs एंड ग्रेनेड अटैक्स इन गवादार एंड टर्बट, रडार स्टेशन और सिविलियन बोट्स के ऊपर अटैक, सबवर्सिव, सेसेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स हवाला पेमेंट इन बलोचिस्तान, sponsored explosions of gas pipelines, sponsored IED explosions in Quetta, abetted attacks through anti-state elements against LEFC and FW areas in Turbat। जी। इतने सारे हुए और सिर्फ ये अकेले ही एक बंदे ने कर दिया। वो तो शायद सुपर ह्यूमन बीइंग होगा कि अकेला ये 7 तरह की मास स्केल के ऊपर चीजें कर सकते हैं। और अगर और कोई इन्वॉल्व था क्या उसकी भी ट्रायल हुई? जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर एक आदमी सूत्रधार होता है, करता है, एंकर होता है, तो उसके साथ 50 और एबेटर्स है, 50 और आदमी है जिन्होंने ये काम किया होगा, तो उसका तो कोई जिक्र नहीं आ रहा। सिर्फ 3 हियरिंग हुई है इस केस की, सिर्फ 3 हियरिंग्स और वर्डिक्ट दे दिया गया 3 महीने के अंदर अंदर। 3 विकल्प है इनके पास, 40 दिन के अंदर अपील, 60 दिन के अंदर आर्मी चीफ से क्लेमेंसी या 90 दिन के अंदर प्रेसिडेंट से माफी। इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प, कोई रास्ता भी नहीं दिया गया है और नहीं दिया गया। इंटरनेशनली हमको दिक्कत होगी जाने के लिए, क्योंकि हम एज अ पॉलिसी पाकिस्तान और कॉमनवेल्थ की इश्यूज को नहीं ले जाना चाहते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो ये तीसरा वाकया हो गया। सौरभ कैप्टन हमारा अटैक हुआ, सरबजीत हुआ, अब ये हुआ और पाकिस्तान अदरवाइज जितने भी टेररिस्ट हैं उनसे अपना हाथ धोता है। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने पाकिस्तान की जो आर्मी कोर्ट है वो बॉलीवुड फिल्म में उसने कुछ ज्यादा ही देख ली थी, इसलिए वो, या रजनीकांत के फैन वो रहे होंगे शायद, इसलिए इस तरह का फैसला उन्होंने सुनाया। बहरहाल हंसने की बात नहीं है। हमारे साथ विदेश सचिव सलमान हैदर साहब भी जुड़े हुए हैं। सलमान हैदर जी, कुलभूषण जाधव का मामला जिस तरह से सुर्खियों में है, पाकिस्तान ने पहले भी इस तरह की अपनी जो नफरत है भारत के प्रति, अपनी संवेदनहीनता है, वो दिखाई है। इस पूरे मसले पर, इस पूरे प्रकरण पर आप की राय क्या होगी? हैदर साहब। जनरल परसेप्शन तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये है कि उन्होंने बहुत गलत बात की है। जो उन्होंने एक भारतीय को पकड़ के इस तरह ट्रीट कर रहे हैं
ये गलत है और ये हमारे बर्दाश्त करने से बाहर है जी। इसका जवाब लाजमी हो चुका है। अब बात यह है, सोचना चाहिए कि क्या जवाब हम मुनासिब दे सकते हैं। जहाँ तक मेरी राय है जी। मुझे लगता है कि हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि हम इस कोशिश में लगे रहें कि जो हमारा नागरिक है उनका he should not be sentenced. The sentence should not be carried out. जी। पूरी कोशिश होनी चाहिए है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दबाव हम पहुंचाएं, बायलैटरली भी कोशिश करें, जो कुछ हम कर सकते हैं हर तरह से कि अपने नेशनल को सेफ्टी से वहाँ निकालवा लें। दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। अब इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमें हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हम एंटर डायलॉग भी होना चाहिए। इस वक्त बातचीत नहीं होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, सब रास्ते जो हैं बातचीत के, डायलॉग के, सब बंद जी बिल्कुल। सलमान साहब, आप हमारे साथ बने रहे। जाहिर सी बात है कि भारत भी यही कोशिश कर रहा है कि तमाम रास्तों को तलाशते रहा जाए और इसी कोशिश में हम वो कानून के रास्ते भी तलाशना चाहते हैं जिसके जरिए हम इस पूरे मसले को हल भी कर सकें। इस वक्त हमारे साथ दलवीर कौर जी जुड़ गई हैं, सरबजीत की बहन हैं और अपने भाई की शहादत उन्होंने देखी और सबसे लंबी लड़ाई जिसको कहा जाए, एक बहन ने अपने भाई की आज़ादी के लिए लड़ी, लेकिन अफसोस इसमें वो सफल तो हो गई थी लेकिन पाकिस्तान की साजिश का शिकार हो गए सरबजीत। दलवीर, इस पूरे मसले पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगी। भाई कुलभूषण जाधव के लिए आपकी लड़ाई किस तरह से देखी जाए? हाँ, जैसा कि सरबजीत के साथ हुआ और आज जाधव के साथ भी वैसा ही है, क्योंकि दोनों के केस में काफी समानताएं हैं। जैसा कि उसे भी सफाई का मौका नहीं दिया गया और जो आर्मी के लोग थे उन्होंने पकड़ा, आर्मी वालों ने ही जेल के अंदर जाकर बार बार उसके साथ अत्याचार किए और जब भी कभी मिलिट्री के जो उनके मेजर थे, अब बात से उनका नाम था, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, और वे बार बार जाते और करते सब कुछ जो जाधव के साथ आर्मी वालों ने किया और वैसे ही हुआ। और जैसा चुप छुपीते इनके ऊपर केस चलाया गया उस पर भी हुआ, लेकिन मुझे 91 में पता लगा कि वो सरबजीत इधर है और उसके साथ रखा हुआ और उसे आज ये सजा सुना दी। तो उसे आदत हो चुकी है, उसका मुंह पड़ चुका है बार बार इस तरह की जो है झूठ बोलने की। और वह पैदाइशी मैं तो समझती हूँ झूठे इंसान है जिनको झूठ बोलने की इतनी आदत है और झूठे केस चलाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे गवाह वो पेश करते हैं और जो फैसला सुनाते हैं, जब सजा सुनाते हैं तो वो सच्ची सुनाते हैं कि सच में किसी एक भारतीय को पकड़ा। वहाँ इसकी सजा नहीं सुनाई जाती है कि वो दोषी होता है, वो अपराधी होता है या कि वे रॉ एजेंट होता है, इसलिए सजा सुनाई जाती है। उसके साथ इसलिए अत्याचार होते हैं कि पता चल जाता है, जबकि वहाँ जाति धर्म पूछा जाता है, वहाँ की नागरिकता पूछी जाती है, पता चलता है ये पकड़े जाने वाला इंसान हिंदुस्तानी है, तो उसके साथ ये सब होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है और इसके लिए हमें शुरू से ही यदि पाकिस्तान को आंख में आंख मिलाकर दुश्मन के साथ बात की होती तो मैं समझती हूँ कि जो आज ये बार बार हो रहा ना होता। जी बिल्कुल दलवीर, मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ और शायद हमें सीख लेने की ज़रूरत है सरबजीत की शहादत से भी और उसके बाद अब ये जो मामले उठ रहे हैं, ज़रूरी है कि भारत कुछ सटीक और सार्थक कदम इसकी ओर उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया दलवीर जी आपका इंडिया लीगल से जुड़ने के लिए। और यही एक बड़ा सवाल भी हो रहा है बार बार अमरिंदर शरण जी की, जिस तरह से एक के बाद एक ये घटनाएं हो रही हैं, क्या कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा है पाकिस्तान? यदि पाकिस्तान इस पूरे मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना चाहे और भारत भी इसको चाहे सबके सामने इस स्थिति को क्लियर करना, तो लीगली कानूनी तौर पर भारत कौन कौन से बिंदु रख सकता है? देखिए, कानूनी तौर पर तो जहां तक बिंदु रखने का सवाल है, कानून के सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघ दिया, सारी मर्यादाओं को उन्होंने भंग कर दिया। एक एक्यूज को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाना, एक एक्यूज को उसके खिलाफ चार्जशीट का नहीं दिया जाना,
उसको वकील नहीं प्रोवाइड करना कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके, और ऐसे केस में जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ही कहा कि इसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है, वैसे केस में फांसी की सजा सुनाया जाना, इसमें कानून कहाँ आता है? ये तो पूरा जंगल राज है, जंगल का कानून है। प्रकरण ही गैर कानूनी है। ये जंगल राज है, इसका मुकाबला कानूनी तरह से और डिप्लोमेटिक तरह से, पॉलिटिकल तरह से, सभी तरह से किया जाना चाहिए। जैसा कि राय साहब ने भी कहा कि ये लड़ाई हर एक स्तर पे लड़नी होगी, और सबसे पहले तो उसके जान बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए अपील फाइल किया जाना चाहिए। अपील के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सूरी साहब से कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो बार की प्रेसिडेंट हैं आसमा जहांगीर, बहुत ही वेल नोन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको रिक्वेस्ट करें, हमारा सुप्रीम कोर्ट का बार, वहां के सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करें कि वो अपील के लिए खुद जाएं या एक अच्छी टीम तैयार करें और वहां पर उनकी वकालत की जा सके, ताकि जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे भी न्याय मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी विश्वसनीयता नहीं है, उनकी विश्वसनीयता है और वो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये भी प्रयास किया जाना चाहिए, और इसके अलावा जो क्लीमेंसी का रास्ता है उसको भी ढूंढने का कोशिश किया जाना चाहिए। सूरी साहब, क्या आप ऐसा करेंगे कि वहाँ के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे इस पूरे मसले में? जी निश्चित जरूर करेंगे। इस बार ही जो पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ, आज अखबार में पढ़ा कि लाहौर की हाईकोर्ट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि हम किसी वकील को पेश नहीं होने देंगे। बट पहले बार एसोसिएशन जो रही है पाकिस्तान की, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करी थी रिस्टोर करने के लिए जुडिशल सुप्रीमेसी के लिए अगेंस्ट दैट। सो मेरे ख्याल में राइट थिंकिंग पर्संस तो वहां भी काफी होंगे, तो हम जरूर रिक्वेस्ट भी करेंगे। बल्कि हमको रिक्वेस्ट भी आई है एक डेलीगेशन की वहां से यहाँ आने के लिए। हम उनको बोलेंगे कि आप आइए, पर अब इससे पहले इनका जो राइट टू बी हर्ड है, कंप्लायंस विद नेचुरल जस्टिस करिए, क्योंकि आर्टिकल 14 ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट गारंटी करता है फेयर ट्रायल। बिल्कुल। आर्टिकल 36 गारंटी करता है काउंसलर एक्सेस। सो 13 से 14 बार रिक्वेस्ट करी गई, जहां कि आपको पता नहीं आदमी कहाँ है, किस जगह पे है, कैसे नहीं है। तो और सारा दारोमदार एक कन्फेशन के ऊपर है। आपको मालूम है पुलिस से हमने कन्फेशन लेनी हो तो कोई भी आदमी कुछ भी कन्फेस कर लेगा, बट इंडिपेंडेंटली सिर्फ यही बोला गया कि 164 में एक स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड करवाई है, तो कुछ भी साउंड तथ्य नहीं लगता, एक्सेप्ट कि फैसला सुना दिया गया, बाकी दे आर जस्ट गोइंग थ्रू मोशंस। अगर पूरे आंकड़ों पर देखें और खासकर यदि हम पाकिस्तान के संविधान पर देखें तो वहां के भी आर्टिकल 10 के हिसाब से किसी को भी आप इस तरह से बंदी नहीं बना सकते और नहीं किसी को उसके सारे अधिकार छीन सकते हैं। यदि वो किसी भी हाल में दुश्मन से भी मिला हो तो भी उसके इतने अधिकार हैं कि वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सके, जो कि कुलभूषण जाधव के केस में ऐसा नहीं किया गया। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी कि संविधान होना एक अलग बात होती है और संविधान का पालन करना दूसरी बात होती है, संविधान का शासन होना दूसरी बात होती है। क्या पाकिस्तान में संविधान बस है पर संविधान का शासन नहीं है? हालांकि हम ये सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे टेररिस्ट कंट्री घोषित कर दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में संविधान का नहीं, सेना का शासन है। सबसे जरूरी बात ये समझ लेना है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब से वहां पर बेनजीर भुट्टो और उसके पहले भी, और आप जुल्फिकार अली भुट्टो, या बार बार जब उनके शासन, सेना शासन हुआ वहां पे, तो सेना का कंट्रोल ऐसा है वहां पे कि सरकार कोई भी हो, अगर ब्रिगेडियर का फोन चला गया या लेफ्टिनेंट जनरल का फोन चला गया, मेजर जनरल का फोन चला गया, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं उनके, वो उनकी बात सुनते हैं। और वहां की सरकार समानांतर तौर पे सेना चलाती है, खास करके इन मामलों पर जहां तक बॉर्डर से रिलेटेड है, या कुछ क्रिएट करना है, या प्रोपेगेंडा वार उनको करना है, या एसआई की कोई एक्टिविटी करनी है, ज्यादातर खास तौर पे सेना के ही लोग वहां पर बैठते हैं और उनके ही इंटेलिजेंस के लोग ये सब तय करते हैं कि क्या प्रोपेगेंडा करना है, क्या फैलाना है। अब आज भारत के विदेश, जो भारत के अंदर उनके राजदूत हैं, उनके जिम्मेदारी है कि भारत की मीडिया के अंदर उनकी खबरें आनी चाहिए। भारत की मीडिया को कम से कम पूरे के
पूरे पाकिस्तानी एम्बेसी का, और जो ऐसी बात करते हैं उनका बायकॉट करना चाहिए कि देखो आप ये अगर हमें आप एक्सेस नहीं दे रहे हो और इस आधार पे नहीं दे रहे हो कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक कंस्पिरेसी की है और ये सारे चार्जेस प्रूव होने बाकी हैं, आपने ईरान में पकड़ा है उनको, ईरान में पकड़े जाने के बाद से आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि हमने कुछ पाकिस्तानियों को भी प्रोसिक्यूट किया है इसमें। अरे एक दो के नाम तो बता दो जिनको आपने प्रोसिक्यूट किया है। और भारत के पास जो रास्ता है, जहां तक कि पाकिस्तान पहले से ही इस एजम्पशन पे कि वहां के वकील कौन कौन से हायर किए जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि आसमा जहांगीर हायर की जा सकती है भारत की तरफ से, अंसार बर्नी किए जा सकते हैं, जिब्राहन नासिर किए जा सकते हैं और एताज हसन किए जा सकते हैं। ये पाकिस्तान पहले ही एस्यूम करके सेना की तरफ से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर इनके खिलाफ इस तरह का माहौल बने। और देखिए, मैं तो बात करूंगा कि भारत के अंदर प्रशांत भूषण वगैरह जैसे ऐसे कितने चिल्लू पिल्लू हैं, इनमें से कोई क्यों नहीं बोलता है? ये तो काम तो उन्हीं के इशारे पे करते हैं, उनके लिए बोलो तो कुछ और बताओ आप क्या कर रहे हो। अगर आपके पास यहाँ पर कोई साधन है और आप अगर कुछ बोल सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप देशद्रोही हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के एजेंट हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लिए हमदर्दी नहीं रखते हो और उनके लिए काम नहीं करते हो, ऐसा जो कि देश की जनता समझती है, तो कम से कम इस पर बयानबाजी करो ना। आप कृष्ण के ऊपर ट्वीट करते हो, आप बेकार में और 10 काम कर सकते हो, मगर इस मामले पे बोलने की आपकी हैसियत नहीं है। अगर आप ये नहीं बोलते हो तो ये जान लीजिए कि इनका भी टाइम आ गया है, इन बदमाशों का भी टाइम आने वाला है। जी बिल्कुल। और सूरी साहब ने कम से कम ये तो स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में यदि जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जरूर इस मसले को आगे लेकर बढ़ेगा। इसी बीच हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान में इस मामले में मुकदमा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं भीम सिंह, जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भीम सिंह जी, पाकिस्तान तमाम आतंकवादी गतिविधियों को न सिर्फ केंद्र रहा है बल्कि कुछ ऐसी घटनाओं के पीछे भी उसने सक्रिय भूमिका निभाई है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन का मामला हो और इसी वजह से अमेरिकी सेना के हाथों से ओसामा बिन लादेन मरा और फिर हाफिज सईद जैसा घोषित आतंकवादी को पनाह देने का मसला हुआ। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जो आरोप कुलभूषण जाधव पर लगाए गए, उन्हें जो सजा सुनाई गई, उसको आप कैसे लेंगे और अपनी लड़ाई को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? पूरा स्टडी किया है। कुलभूषण यादव को नेशनल या इंटरनेशनल या म्युनिसिपल लॉ के मुताबिक किसी मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो ही नहीं सकता है जी। ये जबरदस्ती की। और ट्रायल क्या हुआ? ट्रायल का आज तक 3 मार्च का फैसला है, आज तक दुनिया के सामने वो ऑर्डर नहीं आया जिस ऑर्डर के तहत पाकिस्तान की मिलिट्री ने आर्मी एक कोर्ट मार्शल किया जी। और कोर्ट मार्शल करने पर सजाए मौत दे दी। अभी हमने कल ईमेल भी किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमने पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री को भी ईमेल भेजे कि काइंडली सेंड अस ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मार्शल। यानी भीम सिंह जी, आप जो मामला लेकर जाना चाह रहे हैं दरअसल वो इसके लिए नहीं है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। और ये जरूर स्पष्ट कर दूं, हालांकि मीडिया में लगातार ये खबर आ रही है कि भीम सिंह इसलिए पाकिस्तान में जाकर केस लड़ना चाहते हैं ताकि कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लग सके। ऐसा नहीं है। भीम सिंह जो मामला लेकर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि कुलभूषण जाधव का जो ट्रायल हुआ है उसकी कॉपी क्या उन्हें मिल सकती है? नहीं, उस कॉपी के मिलने के बाद ही कुछ ऐसा कोशिश भारत कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। नफीस सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नफीस सिद्दीकी ने भगत सिंह की यादों को वहां पर जो एक तरह से प्रिजर्व करने की एक पूरा लंबा चौड़ा केस लड़ा था, नफीस सिद्दीकी ने, वो हमारे साथ हैं। भारत के कुछ वकील, नफीस जी, जिस तरह से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत नज़दीक से वहां की अदालतों की कार्रवाई को देखा है, खासकर भगत सिंह के मसले पर, किस तरह से लेंगे आप? देखिए, इंडिया भारत के जो लॉयर हैं वो अपने तौर सुमोटो कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव में नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो करेक्ट नहीं कह सकते हम। वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, ह्यूमन राइट के उसमें भी हो सकता है, सोशल जस्टिस के उसमें भी हो सकता है, नेचुरल जस्टिस में भी हो सकता है, इसलिए मैं उसको फाइनल नहीं कहूँगा। ये तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए भी हो सकता है, अगर कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मेरे पास मीडिया से खबर आई है वो तो बिल्कुल इरेलेवेंट है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट पावर नहीं है कोई। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कोई पावर नहीं है कि वो एंटरटेन करे कोई पटिशन।
ये तो पहले अपीलेट अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री कोर्ट, फिर देन चीफ ऑफ आर्मी, देन फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी जी जी। क्योंकि मैंने जो केस कुछ फाइल किए हैं, हाँ, खास तौर से भगत सिंह वाला, तो उसमें हम डायरेक्ट नहीं गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम तो लाहौर हाई कोर्ट में किया फाइल। जी, और वही ये इसी से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत तरह का कंफ्यूजन आ गया है इस पूरे मामले में, और कंफ्यूजन कई स्तर पर है, कानूनी स्तर पर भी है, और जिस तरह की बार बार हमारे पैनलिस्ट ने कहा, अमरिंदर जी ने कहा, सूरी साहब ने कहा, प्रदीप जी ने कहा कि ये ऐसा मसला है जो कानून में, जिस मसले में किसी भी तरह के कानून का पालन ही नहीं हुआ है, इसलिए कौन सा सिरा आप उठाएंगे और कौन से सिरे को कहां से जोड़ेंगे, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसी पूरे मसले पर हमारे साथ आईबी सिंह भी जुड़ेंगे भारत लखनऊ से, और इसके पहले कमर आगा साहब से आज मैंने बात की थी ये समझने के लिए कि ये जो मसला है इसको किस तरह से लिया जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भी इस पूरे मसले की लगातार आलोचना कर रही है। उसने ये भी लिखा, वहाँ पर लगातार लिखा गया, कई उसमें बहस हुई और जिसमें कहा गया कि भारत के इस रुख से पाकिस्तान डरो। क्या वाकई पाकिस्तान ने कुछ सोची समझी रणनीति के तहत ये किया है, या फिर ध्यान को हटाने के लिए आम जनता का जो ध्यान है, जो बार बार ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ भी देश छोड़कर जा सकते हैं और बहुत कुछ वहां पर होने वाला है, इससे ध्यान भटकाने के लिए कुलभूषण जाधव का मसला उठा है। कमर आगा साहब की वो बातचीत देखते हैं। कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि इसकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे समय में किया गया जब माहौल बन रहा था कि शायद बातचीत दोनों देशों में शुरू हो, काफ़ी प्रेशर आ रहा था अमेरिका का पाकिस्तान पे। कमर बाजवा साहब जो नए आर्मी चीफ बने थे, उन्हीं ने भी कुछ अच्छे सिग्नल दिए थे, मगर कुलभूषण जी का जो जजमेंट जिस तरह से आया है उससे लगता है कि पाकिस्तान की सेना बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है कि कमर बाजवा साहब पर्सनली चाहते हों या कुछ सेक्शन वहाँ की गवर्नमेंट चाहती हो बातचीत करना, लेकिन उसका वो नज़र नहीं आता। मुझको नहीं लगता कि बातचीत का कोई दौर हो पाएगा। उन्हीं ने ये करके कमर आगा साहब की ये बात बहुत स्पष्ट थी जब मैंने उनसे बात किया कि भाई ये कुल मिलाकर ऐसा पाकिस्तान ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है कि संवेदनहीनता हो जाए, एक दूसरे से बात ही ना हो दोनों देशों के बीच। यदि ऐसा होता है तो भारत के पास कौन से विकल्प हैं अमरिंदर जी? कूटनीतिक विकल्प तो हमेशा ही रहते हैं, कूटनीतिक विकल्प हैं, और भारत सरकार भी बहुत कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। वो इस टीवी डिबेट पे डिस्कस करने वाली चीजें नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, एक प्यूनिटिव टाइप का एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा, हम लोगों ने अभी तक उनको अपने फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट से हटाया नहीं है, उसे हटा भी दिया जाना चाहिए उनको। और ट्रेड में भी हम लोग उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के दिन पाकिस्तान की इकोनॉमी भी पिकअप करने लगी है और उसका भी ग्रोथ अच्छा है, लेकिन उनका वो स्तर नहीं है इकोनॉमिक्स का जो हम लोगों का है। हम लोग उनको इकोनॉमिकली भी हिट कर सकते हैं, और एक बात तो स्पष्ट रूप से बता दे सकते हैं कि ये हम लोग गवारा नहीं करेंगे और इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हम भी उनके 10 आदमी को पकड़ के लाएं और इसी तरह मौत की सजा दे दें। कोई डिटोरिएशन में कंपटीशन करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के हाथ बंधे नहीं है। सरकार बहुत कुछ कर सकती है और इंडिया एक मजबूत पावर है, और आज के दिन जो हमारे विदेश मंत्री हैं बहुत ही सक्षम है, और हमारा जो सरकार है उसने कितने रिफ्यूजीज को बिना एक बूंद ब्लड गिराए हुए वापस लेके आ गए। ये लोग काम करेंगे तो संभव है कि ये रुक सके जी। लेकिन यहाँ पर सूरी साहब एक बड़ा मसला है, जिस तरह से बार बार ऐसी घटनाएं हुई हैं और भारत ने पूरी कोशिश तो की, चाहे आप सरबजीत का मसला ले लें या फिर उसके पहले भी तमाम हमारे शहीद फौज के लोग कई लोग हुए हैं। सरबजीत का मसला सबसे रिसेंट है। लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, कई तरह के कार्रवाई की जाती है, संवादहीनता भी आती है, एक दूसरे से बातचीत भी हर स्तर पर बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी हम बचा नहीं पाते अपने लोगों को।
क्या आपको लगता है कि इस तरह के मसले के लिए भारत पहले से तैयार नहीं है, खासकर कानूनी प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो, या फिर कोई ऐसा रास्ता भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं निकाल पाता ताकि ऐसे अपने जो भी लोग आप उसके अपने फंसे वो तुरंत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की ओर बढ़े और इस तरह के मसले को उस मंच पर उठाए, या कहीं डर है कोई? जी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है जी। पाकिस्तान की अपनी सोवरेनिटी है, हमारी अपनी सोवरेनिटी है, और कोई बड़ा देश है कोई छोटा देश है, पर उसका वेटेज जो है वो एक जितना है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो मेरा ख्याल तो ये एक तरह से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे राय साहब ने बोला हर स्तर पे संघर्ष करना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी को आज दिखाना पड़ेगा अपने क्रेडेंशियल्स, खास करके जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर छोटी सी बात को लेके आ जाते हैं कि उनकी इस पे क्या राय है, उनके जो काउंटर पार्ट पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं, एंड हर जगह से ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए। जो मीटिंग्स है वो कैंसिल हो रही हैं, जो डिस्कशंस होनी थी वो कैंसिल हो रही हैं, एंड एक सडनली आप देखिए दलाई लामा जी का जाना अरुणाचल में प्रॉब्लम, कश्मीर में प्रॉब्लम, इलेक्शन नहीं होने देना, अब ये नई प्रॉब्लम, एंड जब टॉक होने लगती है उस वक्त ये इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी करना, तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी है, मे बी पाकिस्तान डायरेक्टली, मे बी पाकिस्तान एट द इंस्टेंस ऑफ सम अदर फोर्सेस इज इट्स बीइंग ऑर्केस्ट्राइज्ड, जो कानूनी प्रक्रिया से कहीं ऊपर उठ जाती है ये मामला, इसको बस रास्ता अपना लिया जाता है कानून का। प्रदीप जी, आपके पास आती हूँ और ये जानने की आपसे कोशिश जरूर करना चाहूंगी कि जो बात हो रही है कि हमें इस मसले को बस इसी मसले तक समेट कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसके कई और मायने हैं जिसे समझने की जरूरत है। और लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है वो ये है कि यदि भारत इतना ही मजबूत है, इतना ही ताकतवर है, तो वो क्यों नहीं अपनी बात को इतनी ताकत से रख पा रहा है कि पाकिस्तान डर जाए? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को ही मालूम है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। यहाँ पर सेना भारत सरकार को डिक्टेट नहीं करती है जी। सरकार के कहने से सेना काम करती है और सरकार जनता की है। पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, सेना के कहने से काम करना है, और नहीं तो सरकार को भी जाना है, हो सकता है उनको फांसी भी हो जाए जी। तो बहुत फर्क है भारत के सेना में, भारत की सरकार में और पाकिस्तान की सरकार में। हमारे यहाँ कम से कम कोई कितना भी कर ले, हर विचारधारा के लोग हैं, और आज भी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने के लिए आपको 100 बयान मिलेंगे। आज भी भारत के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सेना के खिलाफ मूवमेंट चलता है। आज अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया जहां पर सैनिक को पीटा जा रहा है और सैनिक सर झुका के जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का सेना हथियार नहीं उठाएगा जब तक कि उसको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। वहां पर ये स्थिति नहीं है, बहुत फर्क है। जैसे पाकिस्तान के भी एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है कर्नल पकड़े गए हैं, और उनको अब्दुल नजीर, उनको भारत ने उनको पकड़ा हुआ है इसी बात के लिए कि वो भारत में ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी 3 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो वहां पर उनके हॉस्पिटल में काम करने के लिए गए थे, टेक्नीशियंस थे उनके हॉस्पिटल के, चाइना बना रहा है हॉस्पिटल वो, तो जो वहां टेक्नीशियंस थे, जो ब्लड टेस्ट करते हैं, जो एक्सरे करते हैं, उनको अरेस्ट किया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि साहब ये लोग भी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हैं और उनका ट्रायल एंटी टेररिस्ट कोर्ट में किया जाएगा। अब जब लड़ाई इस तरह की हो जाए कि आप किसी को भी पकड़ लो, आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करो, और भारत की तरफ से भी अब गिरफ्तारी हुई है इसके जवाब में। लेकिन बात यह है कि भारत भी, सब लोग जानते हैं आज की तारीख में कम से कम ऐसे 44,000 नागरिक हैं पाकिस्तान के जो भारत में ऑफिशियली तो आए मगर उसके बाद ये वापस नहीं गए और अनऑफिशियली भारत के अंदर रह रहे हैं। आपके मेरठ में ये लोग हैं, आपके सहारनपुर में ये लोग हैं, और बाकी और कई राज्यों में कई जगह पे लोग हैं। लेकिन भारत सरकार कई बार इसको गंभीरता से लेती नहीं है, और कारण शायद ये है इसका कि उनकी शादियां यहाँ पे हो गई, उनकी रिश्तेदारियां हो गई यहाँ पे, तो इसलिए भारत सरकार कई बार इन परिस्थितियों को इग्नोर कर देती है। लेकिन ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर करें, इस पे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और भारत सरकार को भी मजबूती से अपनी बात रखने का जो तरीका है वो आना चाहिए। कम से कम सेना को आप कुछ हलकों में फ्री हैंड आपको देना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान की ये मजाल नहीं है कि भारत के अंदर कम से कम कश्मीर में अपनी आतंकवादी गतिविधि चलाए। अगर भारतीय सेना को आप 25 दिन का फ्री हैंड दे देंगे तो उनमें किसी आदमी की हैसियत नहीं है और एक एक आदमी पहचाना जाएगा। भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस एक मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी है और वो एक एक चीज जानती है, बावजूद इसके सरकार ने उसके हाथ पैर बांध रखे हैं। जी, इस वक्त आईबी सिंह जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आईबी सिंह जी, भारत के कुछ वकील जिस तरह से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं और मामला ये ऐसा है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकते, आप कैसे लेंगे इसको? देखिए, इसको तो भारत की सरकार ही ले जा सकती है, कोई व्यक्ति विशेष शायद उसकी
सुनवाई वहां पर न हो, अगर भारत सरकार निवेदन करती है कि इस मामले को यूएन के जो न्यायालय है उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसकी सुनवाई कराई जाए, तो हो सकता है कि इस मामले की सुनवाई वहां पर हो। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष के अनुरोध पर शायद ऐसी सुनवाई हो सके। जी, और सलमान हैदर साहब को लाना चाहूंगी। सलमान हैदर साहब से जब बातचीत हुई तो सबसे पहला मेरा सवाल उनसे अब आपसे यही होगा। सलमान हैदर साहब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा। जिस तरह से सलमान हैदर साहब फेयर ट्रायल नहीं देने की कोशिश रहती है पाकिस्तान की हमेशा, चाहे सरबजीत का मसला हो या फिर कुलभूषण जाधव का मसला हो, और जिस तरह से पाकिस्तान के प्रति पूरे विश्व में एक अवधारणा बन रही है कि ऐसा देश जहां पर कोई सुनवाई नहीं है, अराजकता ही है, ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे पाकिस्तान को, और खासकर उस संदर्भ में जहां भारत पाकिस्तान का संबंध दांव पर लगा हो? जी, मैसेज ये मिलनी चाहिए कि हमारे इंडियन नेशनल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप ये नहीं कि आर्बिट्रेरली आप अगर आपने अपने आदमी को जेल में डाल दिया तो और बात है, वो आप की नेशनल डिसीजन है, उसका असर आपके नेशन के अंदर ही रहती है। लेकिन अगर दूसरे नेशन, और यहाँ हम भारत की बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल को पकड़ के जेल में डाल दिया और मौत की सज़ा दी है, तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और हम इसका जवाब देना, मुझे लगता है उससे ये लाजमी है, हमें कुछ करना होगा किसी ना किसी तरह। ये नॉर्मेलिटी को हम नहीं समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, हमने देख लिया है कि ये जो सीक्रेट ट्रायल हुआ है, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, हमारा जी बिल्कुल। अभी सलमान हैदर साहब बता रहे थे कि ये काफ़ी सीक्रेट ट्रायल है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों देशों के संबंध पर। भीम सिंह जी, आपको लेकर आपकी जो कोशिश है कि आप इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उस पर काफ़ी विवाद पैनल के अंदर भी और काफ़ी शंकाएं हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का ये मसला है, भारत के प्रति अपनी नफरत और संवेदनहीनता का जो उदाहरण देता रहा है पाकिस्तान, ऐसे में आप कौन सी दलीलें वहां रख पाएंगे कि आपकी बात सुनी जाए? सबसे पहले मसला ये भी है कि क्या वाकई वो आपकी बात सुनेंगे? यूनिट पिटीशन की है ये इंडिया पाकिस्तान फ्री लीगल एड कमेटी की तरफ से की है कि यादव इंडियन सिटीजन जो है पाकिस्तान में किस जगह मालूम नहीं है जी, लापता है, लेकिन अखबारों में आया कि उन्हें सजा बहुत दी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से हमने ये दरख्वास्त की है कि यादव के खिलाफ जो डिक्री है, ऑर्डर है, डिसीजन है, जजमेंट है, उसकी कॉपी दी जाए ताकि हम बाकायदा नेशनल और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अपनी ग्राउंड्स इन हिज डिफेंस जो ग्राउंड हैं वो। जी बहुत शुक्रिया भीम सिंह जी, आपने कोशिश की इन तमाम चीज़ों को किस तरह से आप ले जाएंगे केस को, ये अब समझाने की हमें। अमरिंदर जी, वाकई आपको लगता है कि ये इतना आसान रास्ता होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो आपकी बात सुन लेंगे? मेरे ख्याल से वो रास्ता ज़्यादा आसान है जो आपने सूरी साहब को सुझाया है। बिल्कुल, हमको ऐसा लगता है। और दूसरा ये है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को डील करना पड़ेगा। और आज पाकिस्तान जिस पावर की सबसे ज्यादा बात सुनता है वो है चाइना जी। और अभी दलाई लामा जैसा इन्होंने कहा कि गए हैं तवांग, और ये क्या उससे कुछ रिलेशन है? इसका नहीं है, ये हमारे राजनयिक लोग बताएंगे, ये समझना पड़ेगा। और इसका एक कूटनीतिक और राजनीतिक हल है ज्यादा बनिस्बत की लीगल हल। लीगल हल तो सामने में दिखता है कि ये तो ट्रायल ही नहीं है, ये क्या ट्रायल है? 3 सुनवाई में आपने फांसी की सजा सुना दी, और क्या गवाह हुई, क्या नहीं, कुछ नहीं, लॉयर नहीं, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं। सीधा आपने एक तो डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान में जितना भी टेररिस्ट एक्टिविटी वो सब उसी ने किया। ये तो बिल्कुल ही
कानून के परे मामला लगता है। इसका हल राजनीतिक और कूटनीतिक ही ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा उसके बाद लीगल प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि कूटनीतिक दबाव को सबसे ज्यादा बनाया जाना चाहिए। सूरी साहब, लेकिन ये समझ के कि ये जानते हुए भी कि वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम भी हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ते निकालने ही पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बहुत अहम भूमिका हो सकती है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह का मसला नहीं है। क्या कुछ इस तरह का रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पास करेगा? हम मंडे को ही 4 बजे अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी बुला रहे हैं और ये मसला वहाँ रखेंगे। आदरणीय भीम सिंह जी भी मेंबर है हमारे एग्जीक्यूटिव के, इस इशू को डिस्कस भी करेंगे एंड क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए उसका भी सोचेंगे, क्योंकि सोल्यूशन तो पॉलिटिकल है, सोल्यूशन डिप्लोमेटिक है, सोल्यूशन लीगल है, सोल्यूशन स्प्रेडिंग द मैसेज एंड गेटिंग द फेवर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एंड देन प्रेशर on the countries who have economic interest and other interests with Pakistan, so that we should get consolidated support, because एक तरफा रास्ता नहीं होगा, it should be handled at every level। जी बिल्कुल। और इस वक्त नुसरत अमीन साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नुसरत अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया लीगल में, और बहुत शुक्रिया अमीन साहब इंडिया लीगल से जुड़ने के लिए। मेरा सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से ये कुलभूषण जाधव का मसला उठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पाकिस्तानी मीडिया ने जैसे आलोचना की है सरकार की, क्या स्टैंड अभी आपका? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा बैड लैंग्वेज, आवाज सही तरह नहीं आ रही आपकी, लेकिन शायद आप बात कर रही है कि पाकिस्तानी मीडिया ने कुलभूषण यादव का किस तरीके से जो है वो प्ले किया, इस हवाले से आपने कोई सवाल किया? जी जी जी। देखें, यहाँ पर अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि अनलाइक द रेस्ट ऑफ द केसेस वी हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट, कुलभूषण यादव का केस इसलिए डिफरेंट है कि वहां पर हम जैसे सहाफियों को, रिपोर्टर्स को और एनालिस्ट को इस तरह एक्सेस नहीं था, क्योंकि इट इज अ मिलिट्री ट्रायल कोर्ट, और उसके अंदर जो एविडेंस पेश की गई या नहीं पेश की गई या ट्रायल की हेल्थ अच्छी थी बुरी थी, उसके बारे में मैं यहाँ बैठ के तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक क्लैरिटी जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है और उसके बहुत सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं दोनों तरफ, और वो है सरताज अजीज साहब का स्टेटमेंट जो बकायदा उन्होंने एक ऑफिशियल ब्रीफिंग के दौरान दिया। वो ये है कि 40 डेज में कुलभूषण यादव की तरफ से अपील के लिए 40 दिन है उनके पास, और वो उस दौरान अपील कर सकते हैं जी। तो उसके बाद की क्या सूरत हाल हो गई, या अब इंडिया और पाकिस्तान की जो बायलैटरल सिफारतकारी है अच्छी है या बुरी है, कैसी है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। लेकिन अमीन साहब, जब कुलभूषण जाधव को किसी भी तरह का कोई कानूनी हेल्प देने की बात ही नहीं हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो खास करके एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि किसी भी तरह कोई कानूनी हेल्प उन्हें नहीं दी जाएगी, ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है कि कुलभूषण जाधव को वाकई कितनी राहत मिल पाएगी और सरताज अजीज साहब की बात में कितना दम है? देखें, सरताज अजीज साहब की बात में तो दम इसलिए होगा कि वो इस पोजीशन में बैठे हैं, वो बगैर सोचे समझे कोई बात कर ही नहीं सकते। वो जब भी कोई बात करेंगे वो यकीनन उनको कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जब ओके होगा, जब उनको सिग्नल मिलेगा तभी वो कोई बात करेंगे। वो एक बहुत सीरियस डिप्लोमेट है। ये ज्यादा अहम है कि सरकार की तरफ से या फौज की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत अमीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यही मसला हम यहाँ पर लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से इशारा मिलना जरूरी है या फौज की तरफ से। प्रदीप जी, अब हम अपने आखिरी दौर में हैं, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी कि पूरे इस मसले में कितनी भूमिका पाकिस्तान की अब अहम होनी चाहिए, जिसकी वजह से दोनों देशों के जो संबंध हैं उस पर असर न पड़े, और ख़ासकर भारत के संदर्भ में भी ये बात बेहद अहम है। देखिए, ऐसा है कि 40 दिन के अंदर जो अपील फाइल करने के लिए अजीज साहब बता रहे हैं जो कर सकते हैं, ये तो प्रोविजन है। आपने जो फैसला सुनाया उसका आधार तो कोई दे नहीं रहे आपने उनकी तरफ से क्या क्या बयान लिखा आप वो बोल नहीं सकते। जिस सेक्शन में आपने अरेस्ट किया, रिट्रैक्शन वो कर नहीं सकते हाई कोर्ट में जाके। उनको जो बयान उन्होंने दे रखे हैं वो मिलिट्री कोर्ट के सामने, उसी बयान के आधार पर हाई कोर्ट में केस लड़ना है। तो मतलब साफ है
कि उन्होंने कन्फेशन रिकॉर्ड कर रखा है, उनका वीडियो कन्फेशन आपने टेलीकास्ट कर दिया है, उनका वीडियो कन्फेशन आपने रिकॉर्ड किया और टीवी पे चल गया, और भारत के लोगों को, उनके लोगों को और उनके जो अधिकारी, जिनके लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, उनमें किसी को मालूम तक नहीं है, और काउंसलर से मिलने भी नहीं दिया। तो अब तो बात यह है कि पहले आपने जो ट्रायल किया है जिस तरीके से, उस पर सवाल बहुत बड़ा उठता है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन चांस है उनको भारत के साथ बात करने के लिए, और कम से कम इसको इस तरह इस रास्ते पे ले जाएं कि दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आए, विश्वास का माहौल बने। आप किसी को भी पकड़ के बोलें कि रॉ का एजेंट है, और भारत में भी कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर चूंकि इतना बड़ा देश है और हमारे यहाँ जितने मुसलमान हैं उससे कम आपके यहाँ हैं, ये जानिए, भारत आपसे बहुत बड़ा देश है मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में, तो इसलिए आप यहाँ पे टिकते नहीं हैं। ये जरूर है कि भारत के जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इनको भी कम से कम अपना मुंह खोलना चाहिए, और अगर ये मुंह नहीं खोलेंगे तो इनके मुंह पे जल्दी तमाचे पड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। और इस बेहद संवेदनशील मसले पर हमने चर्चा करने की कोशिश की है, और ये मसला ऐसा था जो वक्त का मोहताज नहीं है और थोड़े से समय में इसे सुलझाया भी नहीं जा सकता है। जाहिर सी बात है कि एक लंबी बहस की ज़रूरत है, लंबी कोशिश की ज़रूरत है भारत की तरफ से भी, और इस पूरे मसले को अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट इस पूरे मसले पर भारत कैसे ले सकेगा ये भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें वो तमाम राहें तलाशनी होंगी जो कानून की राहें हैं, जो जिसके लिए भारत जाना जाता है, ताकि ऐसे आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना फिर से ना हो सके। और इस दुआ के साथ कि भारत का सपूत कुलभूषण जाधव जल्द वापस अपने देश होगा। आज के इंडिया लीगल में बस इतना ही। नमस्कार।